हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, सितंबर 2023 में जो झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है और उसके कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट से मैंने आपको कल इंटरव्यू कराया था, तो आज उनमें अर्पण को मैं आपसे मिलवाऊंगी। वेलकम अर्पण इन माय चैनल। थैंक यू मैम। अच्छा अर्पण, सबसे पहले तो आप अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप कहाँ से हैं और आप कब से तैयारी कर रहे थे, अपने बारे में कुछ बताएं आने वाले स्टूडेंट्स को। यस मैम, मैं रांची से हूँ और बेसिकली मैं झारखंड के छोटे से जिले सिमडेगा जिला कहा जाता है वहाँ से हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन फिलहाल रांची में रह करके कर रहा था। और मैंने अपनी सारी डिग्री जो अपर होती है जो हाई स्कूल और इंटर मैंने सिमडेगा से की है। उसके अलावा ग्रेजुएशन पीजी और बीएड की मैंने डिग्री रांची यूनिवर्सिटी रांची से ही प्राप्त की है। और मेरा बीएड 2019-21 सेशन है। उसके बाद मैं लगातार तैयारी कर रहा था। अच्छा, आने वाले स्टूडेंट्स को देखिए, क्योंकि आप लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, उनसे स्टूडेंट ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप स्टूडेंट को मेरे चैनल के माध्यम से बताइए कि आपका तैयारी का पैटर्न कैसा रहा था, आपका समय को मैनेज कैसे किया, आपने टाइम मैनेजमेंट क्या था और किस सब्जेक्ट पर आपने ज़्यादा फोकस किया। मैम, मैंने जैसे ही मेरा बीएड कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही चाह रहा था कि मेरा समय जो है वो वेस्ट ना हो और मैं जितना ज़्यादा तैयारी कर पाऊँ उतना ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छा हो, ताकि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसे ग्रैब कर पाऊँ और मतलब वेस्ट ना जाने पाए। तो जैसा ही मेरा बीएड कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। तो मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी चला जाता था और शाम के 6 बजे तक मैं लाइब्रेरी में ही रह करके रेगुलर पढ़ाई करता था। शांत माहौल शांत रहने से और जी। कंसंट्रेट करके पढ़ पाते हैं। जी, क्योंकि घर पे रूम में था, मैं अकेला ही रहता था, लेकिन रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाता था। तो मैं चाह रहा था कि ऐसा सराउंडिंग्स मिले जहाँ पे मैं रेगुलर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकूँ। और लाइब्रेरी में ऐसा माहौल मिल रहा था मुझे, दूसरों को भी देख करके मुझे मतलब कि मोटिवेशन मिल रहा था, और लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं, इस तरह का नहीं, ख्याल ये मन में बहुत था। ज़रूरी है। ये हम कहते हैं ना कि जी। माहौल वैसा होना चाहिए जहाँ सारे लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें भी पढ़ने का बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये तो आपने बहुत ही जी सही मैम। कहा। अच्छा, और दूसरी बात आप ये बताएंगे कि जैसे इकोनॉमिक्स में तो ढेर सारे टॉपिक्स होते हैं, तो कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा और उसको आपने कैसे ठीक किया। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कोई टॉपिक हार्ड है या कोई मतलब इजी है। मैं हर टॉपिक को उतना ही इंटरेस्टेड लेकर के पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। और मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे इस पर ज्यादा फोकस करना। बेसिकली देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट ज्यादा था उसमें, और इंडियन इकोनॉमी में मैंने ज्यादा समय दिया। लेकिन जैसा आपने शुरुआत में जैसा वीडियो बनाया तो और उसमें आपने पीडीएफ दिया, तो मैंने स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई किया कि मैं वन बाय वन करके ही मतलब उस पे आगे बढ़ूंगा। जैसे मैंने शुरुआत में माइक्रो इकोनॉमिक्स का नोट्स बनाया, उसके बाद में मैक्रो का बनाया, फिर वैसे ही करते करते मैं कंटिन्यू करते गया और पूरा सिलेबस को मैंने कंप्लीट किया। और मैंने खुद हैंड रिटन नोट बनाया है मैम, जैसा आपने सजेस्ट किया था कि आप खुद से नोट्स बनाइए, मैं वैसे ही नोट्स बनाता था। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि इसमें इकोनॉमिक्स में कुछ स्टूडेंट का, अभी मेरे पास तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो कि अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, और उनका कहना है कि मैम इकोनॉमिक्स में मैथ का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या हमें मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो भाई जो स्टूडेंट इससे गुजर चुके हैं, मैं उनसे आपको बताना चाहूँगी कि अर्थशास्त्र में मैथ का क्या इम्पोर्टेंस है। मैम देखिए, मैथ्स का इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि क्वेश्चंस भी होते हैं मैथ्स बेसिकली इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी जब जैसे मार्केट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन में हम लोगों को उसका मतलब के इक्वेशन के थ्रू प्रूव भी करना पड़ता था उस चीज को। लेकिन इतना ज्यादा भी हार्ड मैथ्स नहीं है कि उससे स्टूडेंट डर जाए। उसको आप अगर मेहनत करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। उतना डिफिकल्ट भी मैथ्स नहीं होता है। अच्छा, एक और सवाल जो स्टूडेंट्स के होते हैं कि मैम मीडियम का बहुत असर पड़ता है। हिंदी मीडियम में किसी एग्ज़ाम को पास करना और इंग्लिश मीडियम में पास करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो क्या ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी आपको, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आपने फेस की। मैंने तो मेरी स्कूलिंग चाहे फिर हायर एजुकेशन सारी मेरी हिंदी मीडियम से ही हुई है। और मैंने पढ़ाई में हिंदी मीडियम में ही किया। तो जरूर करके जब मैं पीजी कर रहा था
उस टाइम पे जब मैं पीजी कर रहा था उस टाइम पे इंग्लिश में ज़्यादा मतलब नोट्स सब मिलते थे, लेकिन मैं खुद से भी उसको ट्रांसलेट करके खुद से मेहनत करके मतलब हिंदी मीडियम से ही मैंने किया है, तो मुझे तो उतना मतलब कि डिफिकल्ट फेस नहीं करना पड़ा। और बहुत सारे बोलते हैं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आप बस मीडियम को दोष नहीं दे सकते। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, तो उस पर आपको जरूर सफलता मिलेगी। मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं भी यही कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इतना थोड़ा सा तो है कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती, है ना। जी आप जैसे जी लाइब्रेरी में जाइए तो आपको हिंदी मीडियम में कुछ बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स जो है, और ख़ासकर मैथ के या इकोनोमेट्रिक्स के, वो इंग्लिश में ही अवेलेबल हो पा रहे हैं, इंग्लिश में है अवेलेबल ना। हो ये पाते थोड़ा हैं। सा लैकुना तो फील करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में। हाँ। अच्छा, और एक चीज़ आप और बताओ कि आपके पढ़ाई का शेड्यूल कैसा रहा, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, आप वर्किंग हो? नो मैम, मैं वर्किंग नहीं हूँ। मैंने सिर्फ जैसे बीएड कंप्लीट किया और मैं तैयारी पे जुट गया था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। और मैं प्राइवेट में भी कहीं पे पढ़ाने का नहीं सोचा। मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट मैं सिर्फ कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करूँ, क्योंकि वैकेंसी आने वाली थी, कहीं ना कहीं से पता चल गया था। मतलब सीनियर जो भैया लोग होते हैं वो लोग बता दिए थे कि हो सकता है कि पीजीटी का नेक्स्ट ईयर पे आने वाला है, तो अभी से ही तैयारी कर दो। और मुझे आपसे जब आपका क्लास लिया उससे पढ़ा, जबकि ये वैकेंसी 2022 में ही आया हुआ था और दिसंबर 2022 में एग्जाम होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो तब तक मैं हाँ, एक बार बहुत लंबा चला ये सारे। एग्ज़ाम, तो मैं भी जी कहूँगी कि आप जी लोगों के मैसेज आते थे, मैम ये एग्ज़ाम कब होगा, तो एक टाइम में मैं भी क्लूलेस हो गई कि इतना लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था ये। जी जी। तो उस टाइम पे तब तक मैंने एक बार सिलेबस कवर कर लिया, तो उस वजह से मेरा एक फायदा ये भी हुआ कि मेरा नेट 2023 जनवरी वाला क्लियर हो गया उस टाइम पे। तो उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। अरे, थैंक यू सो मच। मतलब आप लोग इतना मेहनत करते हो, मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स, आपकी मेहनत होती है और आपका डेडिकेशन होता है ना। हम तो एक जी माध्यम मैम। होते हैं, आपकी अपनी डेडिकेशन होती है। तो अभी जैसे तो आपका मैम नेट आपने भी क्लियर हो गया टाइम है। मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोला, तो मैं सुबह 9 बजे जाता था लाइब्रेरी, और मतलब हर टॉपिक को कोशिश करता था कि 1.5 घंटा 2 घंटा पढूं। और जैसे आपने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर ग्राफ होते हैं, तो आप उनको मतलब एटलीस्ट डेली नहीं सही तो 2 दिन में एक बार आप जरूर देखिए, ऐसा बोलकर आपने सजेस्ट भी किया था। तो जैसे जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया था सिर्फ मैं उसी को फॉलो करता गया। और हर 2 दिन में, अगर डेली नहीं भी हो पाता था, तो हर 2 दिन में मैं मतलब कि उसको जो भी ग्राफ होते थे उससे मैं पुनः देखता था ताकि वो माइंड में पूरा सेट हो जाए, ताकि भूलने का चांस ना रहे। उस तरह से मैं पढ़ रहा था। और मतलब टाइम मैनेजमेंट यही था कि सब सब्जेक्ट को, जितना भी टॉपिक है सबको मैं क्लियर कर दूं, ताकि जब एग्जाम हो तो ऐसा ना लगे कि किसी टॉपिक से मैं ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूँ जो मुझे नहीं आ रहा हो। कम से ये कम तो इतना बहुत पता बड़ी चलना चीज़ है, चाहिए। पूरे सिलेबस को कवर करके चलना जी अर्पण, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जी क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है ना। फिर भी जी सबको आपने बैलेंस करके रखा। और दूसरी एक चीज़ और होती है अर्पण, जो आपने बताया कि आपने कहीं भी और जॉब ज्वाइन नहीं किया था। दिस शोज योर जी कॉन्फिडेंस ऑन यू। आपको अपने पर इतना जी। विश्वास, और ये विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है। मैम ये विश्वास मेरे अंदर है, विशेषकर मेरे फैमिली, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन थे, और विशेषकर मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस वो लोग के अंदर में था। वो लोग हमेशा मुझे मोटिवेशन ये दिए कि मतलब आप कर सकते हो, यही बोल करके हमेशा मोटिवेट किया। और कहीं ना कहीं मैंने जैसे बीएड कंप्लीट किया, फिर सीटेट निकल गया, उसके बाद मैंने केवीएस का एग्जाम दिया था, तो पीआरटी में मेरा अच्छा नंबर आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम लोग को, बीएड वालों को, उससे हटा दिया गया, तो वो वाला रिजल्ट मेरा रुक गया। और फिर नेट क्वालिफाइड हुआ, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ सफलता मिल ही रहे थे। तो उससे वजह से मुझे मतलब कि मोटिवेशन था ही खुद के अंदर कि मैं कुछ कर सकता हूँ मतलब। तो इसी के लिए मैंने सेल्फ इधर उधर अपना मोटिवेशन, ध्यान फोकस अर्पण, नहीं सेल्फ हटाया। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको अपने पे जी विश्वास नहीं होना, तो बहुत मुश्किल होता है। तो एक मैसेज आप जो स्टूडेंट को देना चाहते हो, देखो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल मायूस होने लगते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और हर कोई अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल होना चाह रहा है। हर किसी को जी नौकरी की ज़रूरत है, कहीं एक स्टेबिलिटी सबको चाहिए। तो ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत लंबा होता जाता है, 1 साल तक एग्ज़ाम ही चलते रहते हैं, तो इससे स्टूडेंट को काफ़ी मायूसी होती है, और कई तो एग्ज़ाम छोड़ के निकल जाते हैं। तो जी। स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, कैसे अपने आप को बिल्कुल संयम के साथ इस फील्ड में बने रहे?
मैम देखिए, गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि वो वैकेंसी तुरंत तुरंत नहीं निकालती है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन आता ही है कि मतलब तुरंत से जॉब नहीं मिल पा रहा। और ऐसा नहीं है कि टाइम तो रुका हुआ रहता नहीं, टाइम जाता ही रहता है, तो सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं सेटल हो जाए हम। तो इस वजह से भी लोगों में फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन टीचिंग जॉब पाने के लिए या तो फिर किसी भी जॉब को पाने के लिए थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि जब आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी मतलब कंपटीशन एग्जाम का या तो फिर विशेष कर टीचर का है, तो अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा उस पे समय दे, और साथ ही मतलब फ्रस्ट्रेशन होने से बचे। जरूर करके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आती है, लेकिन उसे मतलब कि उबरना पड़ता है, और उसको ध्यान नहीं देते हुए मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हुए मतलब सेल्फ बिलीव रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ बिलीव रखते हुए तैयारी कीजिए। आपको भले अगर इस बार सफलता नहीं मिली है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर अगले बार में सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे आज के टाइम में ना, आप बहुत ही मैं बताऊं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बोल रहे हो। आजकल के स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम वो व्हाट्सएप पे, मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से लगा देते हैं। तो ये आपको किस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन फील होता था? आपने इन सब पे मैम कितना टाइम दिया? जब लाइब्रेरी जब ज्वाइन किया तो फिर वहाँ मोबाइल ऐसा नहीं था कि अलाउ नहीं था, ऐसा बात नहीं था, लेकिन मैं मोबाइल को साइलेंट पे ही रखता था हमेशा। और एक ड्रॉवर रहता था मेरे टेबल पे, उस ड्रॉवर पे मोबाइल को रख देता था। सिर्फ मैं उस टाइम पे वही यूज करता था जो मेरे लिए बेनिफिट हो। मैं आपका वीडियो देख करके, जब जब पीडीएफ आपने डाला था तो और वीडियो मैंने देखा, तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पीडीएफ में नहीं होती थी और आपके वीडियोज में होती थी वो सारी बातें। तो मैं ऐसा करने लगा कि शुरुआत में मैं पीडीएफ देखता था, फिर बाद में लगा कि मुझे अब वीडियो से ही नोट्स बनाना चाहिए। तो मैं आपके मुंह से कही हुई बातों के द्वारा ये नोट्स बनाया है मैंने। मतलब पीडीएफ को मैंने बाद में देखा है। तो मतलब कि मोबाइल को साइड पे, पूरा लाइब्रेरी के दौरान मोबाइल को साइड पे रखता था, जब मैं बाहर निकलता था तभी देखता था। और मैं दिन भर अपने लिए मतलब पढ़ाई को समय देता था, फिर शाम और रात को मतलब मेरा अपना समय होता था सोने का, और जो भी शाम में घूमने फिरने का थोड़ा बहुत माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए, ताकि मैं दूसरा दिन फिर से उसी एनर्जी के साथ में पढ़ाई कर सकूं। मेरा इस तरह का स्ट्रेटेजी था। एक चीज़ मैं आपको बहुत ही कोरिलेट मुझसे कर रहा है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी अर्पण कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे टीचर जो लेक्चरर थे, बोर्ड पे जो लिखते थे मेरा ध्यान उस पर कम रहता था। वो जो बोल रहे जी होते थे मैं उससे नोट्स बनाती थी। जी जी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब लेक्चरर बोल रहे होते हैं ना तो उनकी चीज़ें आप ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हो और अपने जी लैंग्वेज में उसको उतार पाते हो। तो जी द जी। सेम थिंग आई हैव डन इन माय ग्रेजुएशन, तो मुझे काफ़ी कोरिलेशन लगा। एंड मैं वही कहती हूँ कि अगर आप खुद से लिखते हैं ना तो वो आपकी स्टोरी होती है, आपका बुक हो जाता है और जी। उस चीज़ को आप और नहीं मुझे ये भूलते। हाँ जी, मुझे ये पता था कि मैंने किस जगह पे क्या बात लिखा हुआ है, और मुझे जब रिवीजन करना होता था तो मैं तुरंत उस पर मार्क करके रखा हुआ था कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, जितनी भी सारी चीजें हैं मैं उनको मार्क करके रखा था। मैं आपको नोट्स भी दिखा सकता हूँ मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था, अगर आप देखना चाहेंगे तो। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट पहले मुझसे चेक भी करवाते थे और भेजते थे। आप लोग बहुत मेहनत तो करते हो। नहीं, पक्का आप एक पेज जरूर भेजिएगा, मैं देखना चाहूँगी। और एक दो चीज़ें यस। और, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पेपर फर्स्ट के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं। तो पेपर फर्स्ट के लिए तो मैं मदान की बुक सजेस्ट करती हूँ। आप कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहते हो? मैम पेपर फर्स्ट के लिए तो मैंने ज्यादा उस पर सच कहूँ तो मैंने मेहनत नहीं किया था। मैं झारखंड से बेसिकली हूँ, तो झारखंड से पढ़ा हुआ था मैंने, और उस पे जो सीनियर भैया लोग थे उनसे मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला तैयारी करने में। वो लोग मुझे बहुत ज्यादा आइडिया देते थे कि किस मतलब के सब्जेक्ट से तैयारी करोगे तो फर्स्ट पेपर इजीली निकल जाएगा। तो मैं झारखंड के पेपर से बहुत ज्यादा मतलब उसको पढ़ा हुआ था, तो मतलब ज्यादातर तो उसी से मेरा कवर हो गया था। बाकी हिंदी इंग्लिश में मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हिंदी में बना लूंगा, तो मतलब थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा था, स्पेशली कोई बुक मैंने उसके लिए नहीं लिया था। देखिए, आपके इंटरव्यू से दो तीन चीज़ें जो यही होता है ना, जब स्टूडेंट बोलते हैं, मैं भी पहली बार आप लोगों से मिल रही हूँ। एंड इतनी सिंप्लिसिटी के साथ दो तीन चीज़ें आपने बहुत अच्छी बोली है। पहला, आपने इतना बढ़िया पॉइंट बोला कि पढ़े लिखे लोगों के जो संगति होती है ना, जहाँ पे सारे पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक मोटिवेशन अपने आप आ जाता है ना। दूसरी बात कि आपको माहौल भी वैसा होना चाहिए, शांति से अगर आप 1 घंटे की भी पढ़ाई करते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती है। भले आप 10 घंटे बैठ जाओ लेकिन वो चीज़ें दिमाग में नहीं जाती।
और तीसरी बात कि आप खुद से लिखते थे, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड स्टूडेंट को मैं भी ये बोलूँगी कि आप जो पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने सक्सेस हासिल किया है, तो उनसे कोरिलेट कीजिए और उनके बातों को, जो भी चीज़ें आपको अपने लिए अच्छी लगती है, उनको ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट अर्पण आपके फ्यूचर के लिए। एंड एक चीज़ थैंक मैं यू और मैम। सजेस्ट करूँगी, जिस लाइन में आप हो पीएचडी ज़रूर करना, है ना। दिस यस इज़ मैम, नॉट द जरूर लिमिट, मैं। जिस तरीके से आप लोग बढ़ रहे हो ना, तो पीएचडी ज़रूर कीजिएगा। एंड पीएचडी में जो भी आपको पूछना होगा, तो आई एम ऑलवेज देयर। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, बाय थैंक बाय, यू। थैंक्स फॉर कमिंग, बाय बाय।